हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटी। स्वागत है आपका हमारे चैनल EMCIQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, BSc सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री। इसके अंदर आपके 3 यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड के अंदर आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फिर इक्विलिब्रियम वाली है। 3 यूनिट है ना। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मागतिकी। इसके आपकी जो बुक है उसके अंदर 2 पार्ट है, उष्मागतिकी फर्स्ट, उष्मागतिकी सेकंड। ठीक है, तो मैं तो आपको दोनों को साथ में कराऊंगा। अगर आप चाहे नोट्स देखो या किताब के अंदर देखो तो ये क्या है, इनके जो नोट्स है वो बहुत ज्यादा है, मतलब इनके अंदर मात्रा बहुत ज्यादा पढ़ने की। तो अपन वो सारे नहीं पढ़ेंगे, मैं केवल आपको वही पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के अंदर आ चुके हैं और जो आने वाले उन पर अपन बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप इनके फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर देखते हो लास्ट 5-6 साल के, तो आप देखोगे कि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो रिपीट होते रहते हैं। तो मैं भी आपको उन्हीं को कराने वाला हूं। तो वीडियो देखना, इसकी 2-3 वीडियो आएगी थर्मोडायनेमिक्स की, और इसके नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां पर आप देख लेना। बढ़िया नोट्स है आपके, मतलब उनसे वो नोट्स ही पढ़ लेना पड़ेगा आपको। यहाँ से समझ में ना तो आप वो नोट्स देख लेना, उससे आपके काम हो जाएगा। ठीक है, तो उष्मागतिकी के बारे में बात करते हैं। तो उष्मागतिकी किसे कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं? तो सिंपल सा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले उष्मा के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? उष्मागतिकी कहते हैं। मतलब उष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया के अंदर उष्मा में जो परिवर्तन होता है, उष्मा के अंदर जो भी परिवर्तन होता है उसे अपन उस शाखा को उसका जो अध्ययन किया जाता है, उष्मा में परिवर्तन होने से जो अध्ययन किया जाता है रासायनिक अभिक्रिया का, वो कौन सी ब्रांच में किया जाता है? उष्मागतिकी में। तो उष्मागतिकी अगर आपसे परिभाषा पूछे तो आप क्या लिखोगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले उष्मा में परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे उष्मागतिकी कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको देखो नहीं पूछने वाले हैं। इनसे जो इंपोर्टेंट सवाल है मैं आपको बता दूंगा, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। अब जैसे थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ परिभाषाएं हैं जो एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि वही आपके पूरे चैप्टर में काम आने वाली है। तो जैसे आपकी 2 परिभाषाएं हैं इंपॉर्टेंट, एक होता है आपके तंत्र। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट आपको आनी चाहिए, तंत्र या निकाय। तंत्र या निकाय, इंग्लिश में इसे बोलते हैं सिस्टम। तो किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान के अंदर उष्मागतिकी के अंदर वह पदार्थ जिस पर उष्मागतिकी का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। सुनना, उष्मागतिकी के अंदर वह पदार्थ जिस पर उष्मागतिकी का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। सिंपल से देखना, जैसे मेरे पास में ये पदार्थ है ना, ये पदार्थ है, इस पर मुझे अध्ययन करना है उष्मागतिकी के। इसके अंदर उष्मा देते हैं तो इसके अंदर क्या परिवर्तन होता है उसका अध्ययन करना है। तो ये जो पूरा ये मार्कर है, ये पूरा मार्कर, ये क्या कहलाएगा? तंत्र कहलाएगा। तो तंत्र की सिंपल सी परिभाषा क्या है? जिस पर उष्मागतिकी का अध्ययन किया जाता है, उष्मागतिकी का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है जिस पदार्थ पर उष्मागतिकी का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? तंत्र या निकाय कहते हैं। दूसरा होता है आपके परिवेश। दूसरा आपके क्या होता है? परिवेश। इंग्लिश में इसको सराउंडिंग बोलते हैं। तो परिवेश क्या होता है कि जिस पदार्थ पर अध्ययन किया जा रहा है उष्मागतिकी का, उसे तो अपन तंत्र कहते हैं, और उस तंत्र को छोड़कर ब्रह्मांड का जितना भी शेष भाग है उसे अपन परिवेश कहते हैं। मतलब तंत्र को छोड़कर ब्रह्मांड का शेष भाग, तंत्र को छोड़कर ब्रह्मांड का शेष भाग क्या कहलाता है? आपके परिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवेश कहलाता है। जैसे एक बार वापिस समझना पूरा ही, ये आपके पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर मैंने आपको बोला कि अपन उष्मागतिकी का अध्ययन करें इस मार्कर पर। इस मार्कर पर अपन क्या करें? उष्मागतिकी का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जो मार्कर है ये क्या कहलाएगा? तंत्र कहलाएगा। और अब इस मार्कर को छोड़कर इस ब्रह्मांड में जितने भी चीजें हैं वो सब क्या कहलाएगी? परिवेश कहलाएगी। ठीक है, तो ये मान लो जैसे ये आपके पूरा ब्रह्मांड है, उसके अंदर ये तंत्र है। तो ये तो क्या हो गया? तंत्र हो गया जिसमें उष्मागतिकी का अध्ययन किया जाएगा। और ये शेष बचा ये वाला भाग है पूरा, इसे अपन क्या कहेंगे? परिवेश कहेंगे। ठीक है, ये आपके हो गया। अब आपके क्या होता है कि परिवेश भी 2-3 प्रकार के होते हैं, उनको अपन पढ़ लेते हैं। देखो ये परिभाषा नहीं पूछी जाती है पर आपको आनी चाहिए। देखो तंत्र,
तंत्र या निकाय कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके अंदर एक प्रकार होता है आपके खुला तंत्र। खुला तंत्र, खुला तंत्र किसे कहते हैं? तो ऐसा तंत्र जिसमें तंत्र मतलब ऐसा तंत्र, खुला तंत्र किसे कहते हैं? ऐसा तंत्र जिसमें तंत्र और परिवेश के मध्य उष्मा व ऊर्जा का आदान प्रदान हो। पहले तो किस किस के मध्य? तंत्र व परिवेश, तंत्र व परिवेश के मध्य ऊर्जा व पदार्थ का आदान प्रदान हो, ऊर्जा व पदार्थ का आदान प्रदान हो, उसे अपन कौन सा तंत्र कहते हैं? खुला तंत्र कहते हैं। सुनना, तो खुला तंत्र की परिभाषा वापिस सुनना कि ऐसा तंत्र जिसमें तंत्र और परिवेश के मध्य ऊर्जा व पदार्थ, दो चीजें, ऊर्जा व पदार्थ का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। जैसे देखो आपके पास में ये बीकर है, ये क्या है? बीकर है, और आपने इसके अंदर भर दिया गर्म पानी। क्या भर दिया? गर्म पानी। तब आपको पता है गर्म पानी रखा है तो क्या होगा? गर्म पानी से क्या बनती है? वाष्प बनेगी। वाष्प बनेगी मतलब वाष्प बनकर उड़ जाएगी, और वाष्प क्या होता है? पदार्थ होता है, तो पदार्थ क्या होगा? उड़ जाएगा। ठीक है, और आप थोड़ी देर बाद में 5 मिनट 10 मिनट बाद में देखोगे तो ये जो बीकर गर्म था वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो बीकर गर्म था वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो गर्म, इसकी जो ऊर्जा थी इस गर्म पानी की, इसने इस तंत्र को क्या किया? वो ऊर्जा बाहर वातावरण में छोड़ दी, वातावरण मतलब परिवेश में दे दी, इसलिए ये क्या हो गया? ठंडा हो गया। तो दो चीजें हुई यहाँ पर, एक तो वाष्प भी उड़ी, मतलब वाष्प का आदान प्रदान हुआ, और दूसरा गर्म था, ये पानी बीकर गर्म था, वो क्या हो गया? ठंडा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसने ऊर्जा का प्रदान कर, ऊर्जा बाहर दे दी, परिवेश को दे दी। तो खुला तंत्र कौन कौन होता है? जिसमें ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान होता है। दूसरा होता है आपके बंद तंत्र। बंद तंत्र, देखो बंद तंत्र किसे कहते हैं? जिसके अंदर ऊर्जा का तो प्रदान हो, ऊर्जा का आदान प्रदान हो, ऊर्जा का आदान प्रदान हो, लेकिन पदार्थ का नहीं, लेकिन पदार्थ का नहीं। देखो मान लो आपके पास में एक बीकर है जिसके अंदर आपने गर्म पानी भर रखा है, और अब आपने क्या कर रखा है? इस बीकर को बंद कर रखा है। इस बीकर को क्या कर रखा है? बंद कर रखा है। तो देखो बीकर को आपने बंद कर रखा है, तो क्या होगी? यहां से भाप बनेगी, गर्म पानी तो भाप बनेगी, और वो यहां पर जाकर वापस क्या होगी? जो भाप यहां पर जमा होगी, ये भाप यहां पर आएगी, और यहां से वापस क्या होगी? बूंदे बनकर नीचे गिर जाएगी, वापस द्रव में बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बंद है, तो भाप बाहर से बाहर तो नहीं जा सकती, यहां पर ही रहेगी। लेकिन अगर आप इस बीकर को मतलब चेक करोगे 10 मिनट 15 मिनट बाद में, तो ये बीकर तो ठंडा हो जाएगा, है ना? ठंडा क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो बीकर गर्म था, इसने क्या किया? अपनी ऊर्जा को क्या कर दिया? बाहर परिवेश को दे दिया। किसको दे दिया? परिवेश को दे दिया। इसके कारण क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। इसे अपन कहते हैं बंद तंत्र, जिसके अंदर ऊर्जा का तो आदान प्रदान हो, मतलब ऊर्जा तो बाहर चलेगी, लेकिन पदार्थ बाहर नहीं गया। और फिर आपके एक होता है विलगित तंत्र। कौन सा तंत्र? विलगित तंत्र। विलगित तंत्र के अंदर न तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, न ही पदार्थ का, दोनों का ही नहीं होता है। ऊर्जा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान नहीं होता है। ऊर्जा एंड पदार्थ दोनों का आदान प्रदान नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे आपने देख रखा होगा, थर्मस देखा आपने? थर्मस जिसके अंदर अपने गर्म चाय रखते हैं, गर्म जो चाय होती है उसको गर्म रखने के लिए अपन थर्मस का यूज करते हैं। अगर चाय को अपन थर्मस में भर देते हैं तो क्या होता है? आप चाहे उस चाय को 1 घंटे रखो, 2 घंटे रखो, वो चाय क्या रहेगी? गर्म की गर्म रहेगी। तो देखो आपकी जो थर्मस होगा, मान लो ये थर्मस है, तो थर्मस के अंदर देखो, एक तो ये चाय भरी हुई, ये गर्म की गर्म रहेगी। दूसरी चीज क्या होगी? इसके अंदर चाय वाष्प में भी परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि ऊपर से क्या रहेगा? ये बंद रहेगा। तो यहाँ पर तो न तो ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ क्योंकि ये थर्मस है, और दूसरा न यहाँ पर क्या हुआ? वाष्प का आदान प्रदान हुआ। तो ये कौन सा तंत्र होगा? आपके विलगित तंत्र होगा। तो इस तरह से तंत्र के 3 प्रकार है, खुला तंत्र, बंद तंत्र, विलगित तंत्र, है ना? इंपोर्टेंट। अब जो मैं बताने वाला हूं वो आपको याद करना है। तंत्र के गुण, आपके पहला सवाल एग्जाम में यहां से आएगा। तंत्र के गुण। तंत्र के गुण का मतलब होता है, तंत्र के 2 गुण हैं, एक मात्रात्मक गुण और एक है मात्रा स्वतंत्र गुण। सुनना, 2 गुण है। मात्रात्मक गुण, मात्रात्मक गुण या एक बोला जाता है, मात्रात्मक गुण को बोला जाता है विस्तृत गुण, और एक होता है आपके मात्रा स्वतंत्र गुण या गहन गुण।
ये आपके क्या बोले जाते हैं, गहन गुण बोले जाते हैं। मात्रात्मक गुण को विस्तृत गुण बोलते हैं और मात्रा संबंधित गुण को गहन गुण बोलते हैं, है ना। और इसी को विशिष्ट गुण भी बोलते हैं, है ना। तो देखो मात्रात्मक गुण और मात्रा स्वतंत्र गुण, नाम से पता चल जाएगा कि तंत्र के वे गुण, सुनना, वे गुण जो तंत्र की मात्रा पर निर्भर करते हैं। मात्रात्मक गुण का मतलब तंत्र की मात्रा पर निर्भर करते हैं। वे गुण, मात्रात्मक गुण में क्या लिखोगे, वे गुण जो तंत्र की मात्रा पर निर्भर करते हैं, तंत्र की मात्रा पर निर्भर करते हैं। वो कौन सा गुण कहलाता है आपके, मात्रात्मक गुण कहलाते हैं। कौन सा गुण कहलाता है आपके, मात्रात्मक गुण कहलाते हैं। सुनना, मात्रात्मक गुण की परिभाषा सिंपल से, वे गुण जो तंत्र की मात्रा पर निर्भर करते हैं। जैसे देखो मात्रा के ऊपर, जैसे मात्रात्मक गुण में आप लिखोगे जैसे द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसे, मान लो आपने तंत्र के अंदर जो भी पदार्थ लिया है उसकी मात्रा कितनी है तो वो उसका द्रव्यमान कहलाती है। आयतन, उसने कितना आयतन घेर रखा है वो उसका मात्रात्मक गुण कहलाता है। उसकी आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा क्या, ऊर्जा लिख दो, एटसेट्रा। मतलब ये जो गुण है, जैसे द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, ऊर्जा होगी, ये क्या होता है, इसके मात्रात्मक गुण होते हैं। ये इसकी मात्रा पर निर्भर करते हैं, कितनी मात्रा, ऊर्जा की कितनी मात्रा है, आयतन कितना है उसका, द्रव्यमान कितना है। तो ये सब किससे पता चलता है, मात्रा से पता चलता है। नाम से पता चल रहा है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, इसलिए मात्रात्मक गुण। एक होता है मात्रा स्वतंत्र गुण, यह नाम नहीं लिखाकर आपके गहन गुण लेकर आता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, वे गुण जो तंत्र की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, मात्रा स्वतंत्र गुण या गहन गुण कहते हैं। जैसे देखो, जैसे आपके दाब या गलनांक क्वथनांक, ताप इत्यादि। गलनांक, क्वथनांक, ताप ये किस पर निर्भर नहीं करते, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे देखो, आपके पास में एक लीटर पानी है, एक लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, और एक आपके पास में 10 लीटर पानी है, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं मैं इनको गर्म करूं तो ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होंगे, भाई मैं इनको गर्म करूं तो कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लग जाएंगे, मतलब लिक्विड से भाप में बदल जाएंगे। तो चाहे वो 1 लीटर हो या 10 लीटर हो या कितने भी लीटर हो, आपको पता है जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप मिला इनको, ये क्या हो जाएंगे, उबलने का मतलब होता है कि वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। द्रव से किस में परिवर्तित हो जाएंगे, वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। तो आप चाहे पानी की कितनी भी मात्रा ले लो, आप अगर उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दोगे तो पानी से किस में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा। और अगर आप इसको जमाना चाहते हो तो मान लो इनका 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, कितना ताप, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो चाहे कौन सा भी पानी हो वो क्या होगा, जम जाएगा, है ना। जैसे ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है तो पानी क्या होने लग जाता है, जमने लग जाता है। उसका गलनांक बिंदु होता है, सॉरी हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये जो जब पाई होगी गलनांक, क्वथनांक, ताप, ये किस पर निर्भर नहीं करते, मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। और इसके मतलब नोट्स के अंदर देखना, मैंने पूरा ये समझा तो यहाँ पर दिया, लेकिन उसके अंदर मैंने पॉइंट बनाकर लिख रखे, तो वो उसमें देख लेना आप। पॉइंट में वैसे वही लिख रखे, मात्रा पर निर्भर नहीं करते, एग्जाम्पल मात्रा पर निर्भर, ये मात्रा पर निर्भर नहीं करते, ये करते हैं, और एग्जाम्पल लिख रखे। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक है उष्मागतिक प्रक्रम। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आते हैं, सारे नहीं आते, मैं बता दूंगा कौन सा आपको पढ़ना है इसके अंदर। उष्मागतिक प्रक्रम, तो उष्मागतिक प्रक्रम क्या होता है, तो ऐसा प्रक्रम, सुनना, उष्मागतिक प्रक्रम क्या होता है, ऐसा प्रक्रम जिसमें तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होता है, तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे अपन कौन सा प्रक्रम कहते हैं, उष्मागतिक प्रक्रम कहते हैं। सुनना, ऐसा प्रक्रम जिसमें तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होता है, तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होता है, तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उष्मागतिक प्रक्रम कहते हैं। मतलब तंत्र की एक अवस्था से अगर वो दूसरी अवस्था में बदल जाता है तो उसे अपन कहेंगे वो उष्मागतिक प्रक्रम है। अब इसके अंदर भी परिभाषा है अलग अलग, तो वो मैं आपको लिखाता हूं। उष्मागतिक प्रक्रम के अंदर पहला अपना प्रक्रम है, पहला आपके समतापी, समतापी प्रक्रम, यहां से परिभाषा पूछी जाती है ना, समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम किसे कहते हैं, तो देखो नाम से पता चल रहा है, समतापी, सम यानी समान, तापी यानी ताप, समान ताप। तो ऐसा प्रक्रम
जिसमें ताप समान रहे, यानी ताप स्थिर है। ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप समान रहे, समान का मतलब क्या रहे, स्थिर है, पूरी प्रक्रिया में क्या रहे, स्थिर रहे, उससे अपन क्या कहते हैं, समतापी प्रक्रम कहते हैं। मतलब कोई भी आप प्रक्रम ले लो, उस प्रक्रम के अंदर सबके अंदर चेंज हो, लेकिन ताप के अंदर चेंज होना चाहिए। ताप पहले तो जैसे प्रारंभिक अवस्था में ताप 5 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो जब पूरा प्रक्रम खत्म हो जाए तब भी ताप कितने होना चाहिए, 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। तो ताप क्या, यहाँ पर ताप को टी से डिनोट करते हैं। ताप क्या स्थिर है, ताप क्या स्थिर है। तो अगर मैं इसका अवकलन करूं dt, अवकलन करूं dt, तो अवकलन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये तो स्थिर है ना, स्थिर राशि का अवकलन कितना होगा, 0 होता है। फिर दूसरा होता है आपके समतापी हो गया, फिर है समदाबी। समदाबी प्रक्रम। तो समदाबी प्रक्रम क्या होता है, समदाबी प्रक्रम होता है ऐसा प्रक्रम जिसमें दाब समान रहे, सम यानी समान, दाब यानी दाब, दाब क्या रहे, समान रहे, या आप स्थिर भी बोल सकते हो, एक ही बात है, दाब स्थिर रहे। तो P क्या होगा, स्थिर, तो dP कितना आएगा, दाब में परिवर्तन कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और करते हैं, अभी 3-4 परिभाषा और है, जैसे समायतनी, समायतनी प्रक्रम, समायतनी प्रक्रम, नाम से पता चल गया। अब की बार कौन स्थिर रहेगा, आयतन स्थिर रहेगा। देखो आयतन V क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, तो इसका dV कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि भाई स्थिर चीज का अगर अवकलन निकालते किसी भी सापेक्ष, तो वो कितना आता है, 0 आता है। मैथमेटिक्स वालों को जो पता है, बायो वालों को ध्यान रख लेना, स्थिर चीज का अवकलन 0 होता है। समतापी, फिर आता है आपके समतापी, समतापी, समायतनी, फिर लिखो आप रुद्धोष्म, रुद्धोष्म प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम। तो रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, ऐसा प्रक्रम जिसमें परिवेश प्लस तंत्र के मध्य उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। सुनना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। एक रुद्धोष्म प्रक्रम पूछा जाता है, एक चक्रीय प्रक्रम पूछा जाता है। चक्रीय प्रक्रम उसका नेक्स्ट वाला। रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर क्या होता है, तंत्र व परिवेश, तंत्र व परिवेश के मध्य उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। रुद्धोष्म प्रक्रम किसे कहते हैं, ऐसा प्रक्रम जिसमें तंत्र व परिवेश के मध्य उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। मतलब Q कितना, जो उष्मा होती है ना, उसे Q से डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। तो Q कितनी होती है, 0 होती है। Q 0 क्यों हो रही, क्योंकि उसका आदान प्रदान नहीं हो रहा। Q जो पहले थी वो Q स्थिर रहेगी, Q यानी उष्मा स्थिर रहती है, तंत्र और निकाय के बीच में उनका क्या नहीं होता है, आदान प्रदान नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अपन भी बहुत बार यूज करेंगे, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए Q इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अभी और करते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम के बाद में नेक्स्ट आपके चक्रीय प्रक्रम, 5वां है आपके चक्रीय प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम। तो चक्रीय प्रक्रम क्या होता है, ऐसा प्रक्रम जिसमें तंत्र, परिभाषा सुनना, ऐसा प्रक्रम जिसमें तंत्र विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, उसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। उसे कौन सा प्रक्रम कहते हैं, चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। मतलब क्या होता है, मान लो जैसे ये ए था, ए आपके पास में कोई तंत्र, ये मतलब एक अवस्था बी में गया, बी से सी में गया, सी से डी में गया, और डी से पुनः क्या गया, ए में आ गया। मतलब अलग अलग ये पथ में चक्कर लगाया, अलग अलग अवस्था में गया, ए से पहले बी में मिला, बी से फिर सी में बदला, सी से फिर डी में बदला, डी से पुनः किस में आ गया, ए में आ गया। मतलब अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटा है। तो इससे अपन कौन सा प्रक्रम कहते हैं, चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। और एक चक्रीय प्रक्रम में ध्यान रखने वाला, आंतरिक ऊर्जा 0 होती है। चक्रीय प्रक्रम के अंदर आंतरिक ऊर्जा 0 होती है। क्या होती है मैं अभी बता दूंगा, आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, अभी नेक्स्ट करने वाला हो। तो चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं, ऐसा प्रक्रम जिसमें तंत्र विभिन्न अवस्था में गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, उसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। जैसे मान लो एक कोई आपके तंत्र है, ये बी पहले बी तंत्र में प्रस्तुत, फिर सी में, फिर डी में, और फिर पुनः किस में आ गया, ए में आ गया। तो ये आपकी चक्रीय प्रक्रम है। इंपॉर्टेंट, ये परिभाषा पूछी जाती है। फिर अपन करते हैं चक्रीय प्रक्रम के बाद में 2 प्रक्रम, वो आपको पहले आते हैं, बताने की जरूरत नहीं, नाम लिख रहा हूं केवल मैं। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम।
जब उत्क्रमण किसे कहते हैं, आपको पता है ऐसा प्रक्रम जो दोनों दिशा में हो सकता है, रिवर्सिबल और फॉरवर्ड, आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। मतलब मान लो आपका कोई है जिसके अंदर आपने उत्क्रमण प्रक्रम को ऐसे दर्शाते इस तरह से, आगे एक दिशा में भी जा सकता है, पीछे एक दिशा में जा सकता है। और अनुत्क्रमण क्या होता है, जो केवल एक ही दिशा में होता है, जो केवल एक ही दिशा में होता है। मान लो जैसे ए कोई पदार्थ है, ए से बी बना, तो ए से बी बना, तो ये वाला एरो दर्शाएंगे, लेकिन बी से वापस क्या बन सकता है, ए बन सकता है। इसे अपन क्या कहते हैं, उत्क्रमण परिक्रम कहते हैं। लेकिन ए था, ए से बी बन गया, तो इसे अपन क्या कहेंगे, अब वापस बी से ए नहीं बन सकता। ए से बी बन गया वो तो ठीक है, लेकिन बी से वापस ए नहीं बन सकता, इसे अपन कौन सा परिक्रम कहेंगे, अनुत्क्रमण परिक्रम कहेंगे। और क्योंकि ये साम्य अवस्था में होता है, इसलिए ये परिक्रम कैसे होता है, धीरे धीमी गति से होता है, धीमी गति से। और ये क्या होता है, फास्ट होता है, तेज अभिक्रिया करता है ये। ठीक है, तो ये आपके कुछ उष्मागतिक प्रक्रम थे, ये आपको आने चाहिए, जिसके अंदर मोस्ट है आपके, एक है आपके रुद्रोष्म प्रक्रम, एक है चक्रीय प्रक्रम। इनसे एक परिभाषा आपके एग्जाम के अंदर आने की चांसेस हैं। दोनों में से कौन सी एक परिभाषा आपके आ सकती है। तो आपके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कार्य। अच्छा, आपकी जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो पहले ले लेते अपन, अवस्था फलन एंड पथ फलन। पर इनकी भी परिभाषा अब तक नहीं पूछी गई है, अवस्था फलन और पथ फलन की परिभाषा नहीं पूछी गई, बस आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो देखो अवस्था फलन क्या होता है। अवस्था फलन वह फलन जो तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करते हैं। तो अवस्था फलन क्या होते हैं, जो तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करते हैं। वे अवस्था फलन कहलाते हैं। मैं बताता हूं क्या होता है, निर्भर करते हैं। अवस्था फलन वे होते हैं जो तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करते हैं। तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करते हैं, वो अवस्था फलन कहलाते हैं। और पथ फलन क्या होते हैं, जो का पथ किए गए पथ पर निर्भर करते हैं, पथ पर निर्भर करते हैं। देखो एक एग्जांपल समझना, जैसे ये घर है और यहां पर एक स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है। आपको इस घर से स्कूल जाना है और स्कूल से वापस घर आना है। घर से स्कूल जाना है और स्कूल से वापस क्या आना है, घर आना है। तो घर और स्कूल ये आपकी क्या प्रारंभिक और अंतिम अवस्था है। मतलब आप यहां से घर पर हो, घर से आपको कहां पर जाना है, स्कूल जाना है, तो ये आपकी प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था आपका घर हो गया, अंतिम अवस्था क्या होगी, आपका स्कूल हो गया। अभी जैसे स्कूल से घर जाना, सॉरी घर से स्कूल जाना है, तो आपकी प्रारंभिक अवस्था क्या होगी कि आप घर पे थे और घर से कौन सा भी रास्ता लिया और आप कहां पर आ गए, यहाँ पर स्कूल में आ गए। तो ये आपकी प्रारंभिक अंतिम अवस्था क्या कहलाएगी, अवस्था फलन कहलाएगी। ठीक है, अब अवस्था फलन, अब आप ये जो जाते हो, घर से स्कूल जाते हो, वो कौन से रास्ते पे जाते हो। एक तो मान लो ये आपको एक सीधा सा रास्ता, इस रास्ते पे जाते हो, या हो सकता है कि आप इधर न जाकर पहले इधर जाओ, फिर इधर मुड़ो, फिर यूं जाकर यूं आओ। तो ये आपके ये जो चल रहे हो आप, ये घर से स्कूल जाने के लिए जिस रास्ते पे चल रहे हो वो क्या कहलाएगा, इसका पथ कहलाएगा। अवस्था फलन तो क्या, सिंपल सा, आपके घर और स्कूल, ये आपके अवस्था फलन है कि आपको घर से कहां पर जाना, स्कूल जाना, स्कूल से घर पर आना। लेकिन आप ये जाने के लिए जो रास्ता चुनते हो वो आपका क्या कहलाता है, पथ फलन कहलाता है। मतलब आप ऐसे होकर जाते हो या डायरेक्ट ऐसे जाते हो या आपने कोई और रास्ता बना रखा उधर से जाते हो, तो वो पथ फलन कहलाता है। ठीक है, और पथ फलन के अंदर ध्यान रखना, जैसे इसके अंदर अवस्था फलन के उदाहरण है, कार्य पथ फलन को उदाहरण लिखना, कार्य और ऊष्मा। कार्य और ऊष्मा ये आपकी क्या पथ फलन है। इसके अलावा जितने भी बच्चे ज्यादातर अवस्था फलन होते हैं, जैसे आंतरिक ऊर्जा, आपके आंतरिक ऊर्जा, ये क्या आपके पथ फलन है। एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब क्या आपके अवस्था फलन है, जो पदार्थ की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। अभी ये और आपको मतलब अवस्था फलन और आपको जब अपन करेंगे ये आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इनमें और ज्यादा समझ में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि जो अवस्था फलन होता है वो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, और जो पथ फलन होता है वो के कार्य पर निर्भर करता है, जिसमें कार्य और ऊष्मा ही है। अब अपन पढ़ते हैं कार्य।
कार्य, वर्क। किसे कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्य किसे कहते हैं, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, उसे अपन क्या कहते हैं, कार्य। बल इंटू विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। बल यानी F और विस्थापन L, विस्थापन को L से है। मतलब मान लो जैसे ये आप हमारे पास में मार्कर है, इस मार्कर पर मैं फोर्स लगाता हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसने ये कितनी दूरी तय की, पहले यहाँ पर था और अब ये यहाँ पर आ गया, तो ये दूरी तय की, ये इसका विस्थापन कहलाती है। और लगा गया फोर्स और मतलब जो विस्थापन, इसका गुणनफल क्या कहलाता है, आपके कार्य कहलाता है। ठीक है। अब आप ये भी जानते हो कि दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर, दाब को पी से डिनोट करते, ये होता है F अपॉन ए। दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल। तो यहां से F इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए। F इक्वल टू क्या होगा, पी है। अब ये मान रख दो यहाँ पर, तो ये W ये चल रहा था, F की जगह में क्या लिख रहा हूं, पी ए और इसे L। अब आप जानते हो कि क्षेत्रफल और लंबाई का गुणा क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, पी वी लिख सकते हो, वी यानी आयतन। ठीक है, W। और अगर इसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन करें, अगर आयतन में थोड़ा सा परिवर्तन हो, वी में थोड़ा परिवर्तन हो, तो अपन V को क्या लिख सकते, V को ऐसे लिख सकते हैं। मतलब परिवर्तन का मतलब समझ रहे हो कि कोई परिक्रम था जिसके अंदर आयतन पहले V1 था और V1 से V2 हो गया, तो फिर अपन इसको कैसे निकालते हैं, इस तरह से P V, और फिर अपन यहाँ पर लिखते हैं, सॉरी D, यहाँ पर पहले dV लिखना पड़ता है, dV, और फिर अपन V1 से V2 लिखते हैं, इस तरह से इसमें परिक्रम निकल जाता है। लेकिन अभी ये नहीं करना है, सिंपल से आपको क्या करना है, आयतन में परिवर्तन है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, P dV लिख सकते हो या W P del V लिख सकते हो, आप दोनों लिख सकते हो अगर आयतन में थोड़ा सा परिवर्तन हो तो वैसे कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल की जगह आपने क्या लिखा, P है, तो ये हो गया PV हो गया। और अगर आयतन में परिवर्तन हो तो आप क्या लिखोगे, इससे P dV या P del V लिख सकते हो। तो ये तो हो गया आपके कार्य। इसकी बात करेंगे आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा E। देखो आंतरिक ऊर्जा क्या होते हैं, तो आंतरिक ऊर्जा का मतलब होता है कि किसी तंत्र में उपस्थित पदार्थ की जितनी भी ऊर्जा होती है उनका योगफल क्या कहलाता है, आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। तंत्र में उपस्थित कुल ऊर्जा, सिंपल सी परिभाषा क्या है, तंत्र की कुल ऊर्जा, तंत्र की कुल ऊर्जा का योग, तंत्र की कुल ऊर्जा का योग, तंत्र की कुल ऊर्जा का योग है, क्या कहलाता है, आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। मान लो जैसे आपके पास में कोई तंत्र है, सिस्टम है, उसके अंदर जो पदार्थ है वो क्या करते हैं, स्थानांतरण गति करते हैं, तो उसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे अपन बोलते हैं स्थानांतरण ऊर्जा। इसे अपन लिखते हैं ईटी से, किसे लिखते हैं, ईटी से। प्लस मान लो जैसे उसके अंदर जो अणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के चारों चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के चारों चक्कर लगाते हैं तो उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है इसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। तो ई टी यानी ट्रांसफर ऊर्जा, ई यानी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य आकर्षण होता है, तो उसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे अपन कहते हैं अट्रैक्शन ऊर्जा, तो वो होगी ई आई। इसी तरह से अणु गुणन करते तो गुणन के कारण उत्पन्न ऊर्जा ई आर। इसी तरह से उनमें कंपन होता है तो कंपन के कारण उत्पन्न ऊष्मा। तो इन सभी ऊर्जा का जो योग होता है, स्थानांतरण ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, आकर्षण ऊर्जा, गुणन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा, इनका जो योग होता है वो क्या कहलाता है, आपके आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। मतलब तंत्र की जो कुल ऊर्जा होती है ना उसे अपन आंतरिक ऊर्जा बोलते हैं, ये समझ लो आप, है ना। तंत्र की जो कुल ऊर्जा होती है उसे अपन क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। और आंतरिक ऊर्जा ये क्या है, अवस्था फलन है। ये क्या है, अवस्था फलन है। अवस्था फलन का मतलब है कि इनके अंदर परिवर्तन चाहिए, मतलब आप परिवर्तन कैसे भी करो, आप यहाँ पर ऊष्मा दो, ऊष्मा ग्रहण करो, ताप बढ़ो, ताप कम करो, कुछ भी करो, लेकिन ये किस पर निर्भर करेगी, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था में। मान लो इसकी प्रारंभ में जो आंतरिक ऊर्जा थी किसी तंत्र की वो थी E1। E1 कब है, प्रारंभ में आंतरिक ऊर्जा, प्रारंभ में आंतरिक ऊर्जा क्या है, प्रारंभ में आपके आंतरिक ऊर्जा। और E2 है अंतिम आंतरिक ऊर्जा, अंतिम आंतरिक ऊर्जा। अंतिम मतलब मान लो आपने इसको इस आंतरिक मतलब जो भी तंत्र था उसके अंदर आपने उसको ऊष्मा दी, ताप दिया, जिसके कारण उसकी ऊष्मा E2 हो गई। तो इसमें परिवर्तन क्या होगा आंतरिक ऊर्जा में, डेल E बराबर आप लिखोगे E2 माइनस E1। क्या लिखोगे E2 माइनस E1। ये आपके क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी समझ में आ गया, अवस्था फलन भी समझ में आ गया कि ये अंतिम
और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। बीच में आप इसमें क्या कर रहे हो, कौन सा पद लिया, कितना ताप दिया, कितनी उष्मा दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी आंतरिक ऊर्जा हो गई। अब अपन पढ़ते हैं उष्मागतिकी के नियम। उष्मागतिकी का सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं शून्य नियम। उष्मागतिकी का अपन पढ़ रहे हैं उष्मागतिकी का शून्य नियम। उष्मागतिकी का शून्य नियम क्या कहता है? उष्मागतिकी का शून्य नियम कहता है कि यदि मतलब कुछ वस्तु है, जैसे ए बी सी तीन वस्तु है, यदि ए और बी आपस में तापीय साम्य में है, ए और बी के आपस में तापीय साम्य में, तापीय साम्य का मतलब समझ गए, मतलब ए और बी में क्या होगा, ताप क्या होगा, सभी जगह समान होगा, स्थिर होगा, ठीक है। और बी और सी आपस में तापीय साम्य में है। पर बात सुनना, जो दो तीन वस्तु है ए बी सी है, तो ए और बी तापीय साम्य में है और बी और सी क्या है, तापीय साम्य, मतलब इन दोनों का ताप समान है और यहाँ पर इन दोनों का ताप समान है। तो अगर अपन ए और सी वस्तु को भी साथ में रखेंगे तो इनका ताप भी क्या होगा, साम्य में होगा, मतलब ये भी क्या होगी, तापीय साम्य में होगी। ये आपके शून्य उष्मागतिकी का शून्य नियम है। कौन सा नियम है? शून्य नियम है। सुनना, क्या नियम क्या कह रहा है कि यदि दो वस्तुएं ए और बी तापीय साम्य में, पहले तो क्या है, ए और बी तापीय साम्य में, ठीक है। फिर है दूसरी दो वस्तु बी और सी आपस में तापीय साम्य में है, तो अगर आप ए और सी को साथ में रखोगे तो ये भी क्या होगी, तापीय साम्य में होगी। ये चीज यहां पर लिखी है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ए और बी दोस्त है, ए और बी क्या दोस्त है, और बी और सी दोस्त है। पहले कौन दोस्त है? ए और बी दोस्त है और बी और सी दोस्त है। ये दो दोस्त है, ये दो दोस्त है, तो ए और सी भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, दोस्त हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक दोस्त हो जाएंगे। भाई तू इसका दोस्त, तू इसका दोस्त, अपन दोनों दोस्त, वो वाली बात है। तो ये आप उष्मागतिकी का शून्य नियम, उष्मागतिकी का शून्य नियम कहता है कि यदि दो वस्तु है तापीय साम्य में है और दो वस्तु भिन्न भिन्न तापीय साम्य में है, तो उनको आपस में पास में रखने पर वो तीसरी वस्तु भी तापीय साम्य में होगी। सॉरी, मेरे परिभाषा गलत बोली है, मैं वापस बोलता हूं। यदि ऐसे लिखना, यदि दो वस्तुएं ए और बी तापीय साम्य में है तथा बी और सी तापीय साम्य में है, तो ए और सी को पास में रखने पर वो भी तापीय साम्य में होगी। ये उष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ये सही है, ये परिभाषा सही है, ये आप लिख देना, ठीक है। लेकिन शून्य नियम की परिभाषा नहीं आती है, परिभाषा आती है आपके प्रथम नियम की, और प्रथम नियम आपको आता है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम आपको आता है। इंपोर्टेंट है, 100% लिख लो, ये आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये आप हम पूरी यूनिट करेंगे ना, और सिलेक्टेड टॉपिक ही करेंगे, सारे नहीं करने वाले हैं। उष्मागतिकी का प्रथम नियम, उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? उष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये उष्मागतिकी के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम। अब तो लिखने की कुछ जरूरत ही नहीं है। ऊर्जा संरक्षण नियम का मतलब ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, और ऊर्जा संरक्षण के नियम को क्या कहते हैं? उष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। बस ये आपको ये लिखना है कि इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे कि आपके पास में ऊर्जा, मान लो विद्युत ऊर्जा है, तो आप उसे किस में चेंज कर सकते हो? रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा तो इसको कौन सी ऊर्जा में चेंज कर सकते हो? आंतरिक ऊर्जा में। ऐसे चेंज कर सकते हो, बस ऊर्जा को बढ़ा नहीं सकते हो। ऊर्जा जितनी है, ब्रह्मांड की ऊर्जा क्या फिक्स है, वो की ऊर्जा रहेगी, ठीक है। तो पहले तो आपके लिखा है उष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखे, तो आपके थ्योरी लिखनी। फिर आता है इसका गणितीय रूप। कौन सा रूप? गणितीय रूप। उष्मागतिकी का गणितीय रूप, ये इंपॉर्टेंट है। देखो गणितीय रूप क्या कहते हैं, तो गणितीय रूप कहते हैं कि मान लो आपके पास में ये तंत्र है, ये क्या है? तंत्र है। ये तंत्र क्या करता है? इस तंत्र की ऊर्जा मान लो E1 है। कितनी? इस तंत्र की आंतरिक ऊर्जा E1 है। E1 क्या है? आंतरिक ऊर्जा। सुनना, एक तंत्र है जिसकी आंतरिक ऊर्जा E1 है। जब इस तंत्र को Q ऊष्मा दी जाती है, कितनी ऊष्मा दी जाती है? Q ऊष्मा, मतलब ये तंत्र Q ऊष्मा ग्रहण करता है, Q ऊष्मा ग्रहण करता है, तो ये W कार्य करता है। गणित रूप में बता रहा हूं ना। कोई तंत्र है,
इसकी आंतरिक ऊर्जा E1 है। जब ये तंत्र Q ऊष्मा ग्रहण करता है तो ये W कार्य करता है। कितना कार्य करता है? W कार्य करता है। और Q ऊष्मा ग्रहण करने के कारण इसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी हो जाती है? E2 हो जाती है। कितनी हो जाती है आंतरिक ऊर्जा? E2 हो जाती है। तो आप थ्योरी कैसे लिखोगे? माना कि एक तंत्र है जिसकी आंतरिक ऊर्जा E1 है। जब ये तंत्र Q ऊष्मा ग्रहण करता है तो W कार्य करता है और Q ऊष्मा ग्रहण करने के कारण इसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी हो जाती है? E2 हो जाती है। तो देखो ये E2 किसके बराबर है? E2 किसके बराबर है? E2 बराबर देखो E1 प्लस Q प्लस W के बराबर है। क्यों बराबर है? E2 किसके बराबर है भाई? पहले जो ऊर्जा थी वो आंतरिक ऊर्जा प्लस Q ऊष्मा दी और उसने W कार्य किया। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? E2 माइनस E1 बराबर Q प्लस W। ठीक है, E2 माइनस E1 को मैं डेल लिख सकता हूं, डेल इज इक्वल टू Q प्लस W। तो ये आपके डेल इज इक्वल टू Q प्लस W आ गया। ये आपके क्या है? उष्मागतिकी का गणितीय रूप, प्रथम नियम का गणितीय रूप, इंपोर्टेंट। ये क्या है? उष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप। अगर आपका आता है गणितीय रूप लिखो तो आपको ये रूप लिखना ही लिखना है। समझ गए? तो ये हो गया। अब इसके अंदर भी और पूछा जाता है, इसके अंदर भी और पूछा जाता है, और कई बार इसके रूप को ऐसे भी लिखा होगा, डेल इज इक्वल टू Q माइनस W। तो ये भी उष्मागतिकी के प्रथम नियम है। इसके अंदर माइनस इसलिए आता है कि ऐसा होता है कि आपके पास में जब ये तंत्र है, ये तंत्र है ना, सुनना, तंत्र है, अगर तंत्र पर कार्य किया जाता है, इस तंत्र पर कार्य किया जाता है तो जो कार्य लिया जाता है वो पॉजिटिव लेते हैं। कार्य कौन सा लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तंत्र में लिख देता हूं, तंत्र पर कार्य किया जाता है, तंत्र पर कार्य किया जाता है तो W क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, जैसे यहां पर पॉजिटिव ले रखा है। ठीक है, और तंत्र द्वारा कार्य किया जाता है, तंत्र कार्य करता है, मतलब तंत्र कार्य करता है। जब ये तंत्र खुद कार्य करता है तो W क्या लेंगे? अपन नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज ध्यान रख लेना कि यदि तंत्र ऊष्मा ग्रहण करे, तंत्र ऊष्मा ग्रहण करे, मतलब तंत्र बाहर से क्या करे? परिवेश से ऊष्मा ग्रहण करे, तो जो अपन Q लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। साइड में लिख लो, काम की चीज है। और तंत्र ऊष्मा उत्सर्जित करे, तंत्र ऊष्मा उत्सर्जित करे, क्या करे? तंत्र ऊष्मा उत्सर्जित करे, तो Q क्या लेंगे? अपन नेगेटिव लेंगे। Q क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो ये 4 पॉइंट आप साइड में लिख लो, आपके काम आएंगे। इसलिए कई बार उष्मागतिकी नियम प्लस और माइनस हो तो घबराना नहीं है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम है, माइनस क्यों आता है तो ये आप रीजन देख लेना। ठीक है, अब इसके अंदर भी ऐसा पूछा जाता है कि उष्मागतिकी का नियम लिखिए, नियम लिख दोगे, गणितीय रूप लिखो, गणितीय रूप में ये लिखना है। अब आता है कि विलगित और चक्रीय प्रक्रम के लिए उष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखो। क्वेश्चन क्या आता है? आता है क्या क्वेश्चन आपके आया हुआ है कि विलगित और चक्रीय प्रक्रम के लिए उष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखो। अच्छा, विलगित प्रक्रम, विलगित प्रक्रम का मतलब होता है रुद्धोष्म। चलो विलगित का मतलब रुद्धोष्म में लिखो, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ज्यादा समझ में आएगा। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए प्रथम नियम, उष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो सबसे पहले चीज तो देखो, उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? डेल E इज इक्वल टू Q प्लस W। ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, Q ऊष्मा है और W कार्य है ना। ये बात लिखने के लिए समझ में आ रही है। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, तो वहां पर क्या होता है? Q इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। वीडियो बैक करके देख लो, Q इज इक्वल टू 0 होगा ना। तो यहाँ पर डेल E इज इक्वल टू 0 प्लस W, तो डेल इज इक्वल टू क्या होगा? W होगा, डेल इज इक्वल टू W होगा। अच्छा, इस बात से क्या समझ में आ रहा है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और W के बराबर है। मतलब क्या है कि अब यहाँ पर Q अगर 0 है, Q 0 का मतलब है कि तंत्र क्या करेगा? बाहर से ऊष्मा का अवशोषण नहीं करेगा। Q क्या नहीं करेगा? ऊष्मा का अवशोषण नहीं करेगा। अवशोषण नहीं करेगा तो वो तंत्र जो भी कार्य करेगा, तो वो आंतरिक ऊर्जा उसके अंदर खर्च होगी। इस लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो तंत्र है वो ऊष्मा ग्रहण नहीं कर रहा है, परिवेश से ऊष्मा ग्रहण नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? ये जो तंत्र, जो भी तंत्र है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, वो जो W कार्य करेगा उसके लिए एनर्जी कहां से मिलेगी? तो वो आंतरिक ऊर्जा खर्च करेगा। कौन सी ऊर्जा खर्च करेगा? आंतरिक ऊर्जा खर्च करेगा। ठीक है, फिर एक आपके आता है रुद्धोष्म के बाद में एक आता है आपके चक्रीय प्रक्रम।
चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम में आप देखो, मैंने बताया था कि चक्रीय प्रक्रम के लिए जो आंतरिक ऊर्जा होती है डेल ई, ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो 0 होता है। चक्रीय प्रक्रम में ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो देखो आप क्या लिखोगे, डेल ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। डेल ई इक्वल टू कितना? 0 है, तो क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू, क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू। अच्छा, इस बात से आप क्या समझ रहे हो? क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू है, क्यू बराबर, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आंतरिक ऊर्जा में, चक्रीय प्रक्रम में क्या होगा? आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए वो 0 है। तो अब क्या होगी? वो तंत्र जो ऊष्मा ग्रहण करेगा वो संपूर्ण ऊष्मा किस में बदल जाएगी? कार्य में बदल जाएगी। तंत्र परिवेश से जो भी ऊष्मा ग्रहण करेगा वो पूरी ऊष्मा किस में बदल जाएगी? कार्य में बदल जाएगी। पर ऐसा कभी संभव नहीं होता। कार्नोट चक्र पढ़ाऊंगा, उसके अंदर इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो ये आपके हो गया चक्रीय प्रक्रम के लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो क्वेश्चन सुनना कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए, उसका गणितीय रूप में लिखिए, और रुद्धोष्म व चक्रीय प्रक्रम के लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखो। तो आपको ये करना, पहले परिभाषा लिखनी, गणितीय रूप लिखना, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ऐसे करना और चक्रीय प्रक्रम के लिए ऐसा करना। ऐसा करने का मतलब क्या? ये लिखने के बाद आप लाइन लिखोगे कि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए जो कार्य किया जाता है वो कार्य आंतरिक ऊर्जा से किया जाता है, मतलब वहां पर आंतरिक ऊर्जा खर्च होती है। चक्रीय प्रक्रम के अंदर जो ऊष्मा ग्रहण की जाती है वो पूरी ऊष्मा किस में बदल जाती है? कार्य में बदल जाती है। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट था। अब अपन करते हैं एंथैल्पी। टॉपिक क्या अपना? एंथैल्पी। एंथैल्पी, एंथैल्पी, एंथैल्पी ने लिखकर अगर आपके एक और बड़ा सीखता पूर्ण ऊष्मा, या तो आपके एंथैल्पी लिखा आएगा या आपके पूर्ण ऊष्मा लिखा आएगा। ठीक है, देख लेना आप, दोनों में से कुछ भी लिखा सकता है। और ये परिभाषा पूछी हुई तो मैं बताता हूँ क्या तो एंथैल्पी। भाई एंथैल्पी का सिंपल सा मतलब होता है कि जो तंत्र है उसकी संपूर्ण ऊर्जा कितनी है। एंथैल्पी का मतलब है कि उस तंत्र की संपूर्ण ऊर्जा, उसे अपन क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं, मतलब कुल जो ऊर्जा होती है उसे है। अब ये जो एंथैल्पी होती है ना, वो क्या होती है? स्थिर दाब पर निकाली जाती है। सबसे पहले एंथैल्पी के लिए कंडीशन है स्थिर दाब। क्या कंडीशन है? स्थिर दाब। मतलब अगर आपको एंथैल्पी निकालनी है तो दाब क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। स्थिर का मतलब दाब तो होना चाहिए लेकिन उसके अंदर परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पी मतलब डीपी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो एंथैल्पी किस प्लेस पे निकलती है? स्थिर दाब पर निकलती है। अब एंथैल्पी का सूत्र है वो है, एंथैल्पी को H से डिनोट करते हैं। किससे? H से। तो एंथैल्पी H बराबर होती है आपके E प्लस पीवी। एंथैल्पी क्या होती है? H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। इसे अपन क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं, H से डिनोट करते हैं। तो एंथैल्पी की आप एक और परिभाषा बना सकते हो कि स्थिर दाब पर, परिभाषा सुनना, स्थिर दाब पर एंथैल्पी आंतरिक ऊर्जा तथा, ये तो आपकी क्या? आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन ऊर्जा, या पी यानी दाब और वी यानी आयतन, दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। दाब आयतन ऊर्जा योग, आयतन ऊर्जा के योग, प्लस लगा का मतलब योग के बराबर होती है। कौन? एंथैल्पी। तो एंथैल्पी की परिभाषा अगर आपके आवे तो आपको एग्जाम में लिखना है, स्थिर दाब पर एंथैल्पी आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। फिर आपको एक फॉर्मूला लिखना, H यानी एंथैल्पी, यानी आंतरिक ऊर्जा, P यानी दाब और V यानी आयतन। ठीक है, ये हो गया आपके। और अब देखो, मान लो कि इसके अंदर भी एंथैल्पी भी कौन सी राशि? ये भी अवस्था फलन है। एंथैल्पी भी मतलब कौन क्या है? अवस्था फलन है। मतलब ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। एंथैल्पी किस पर निर्भर करती है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है। मान लो प्रारंभ में इसकी जो एंथैल्पी थी वो H1, उसकी आंतरिक ऊर्जा E1, दाब तो स्थिर है, दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और आयतन क्या होगा? V1 है। सुनना, प्रारंभ में मान लो जब तंत्र की प्रारंभ की बात कर रहे हैं, वहां पर इसका एंथैल्पी क्या है? H1 है, ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा क्या है? E1 है, दाब स्थिर है, दाब क्या? स्थिर है, P रहेगा, और आयतन क्या है? V1 है। फिर उसके अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं तो उसकी एंथैल्पी H2, ये तो प्रारंभ, और ये आपके अंतिम, H2 क्या? अंतिम है, H2, और आंतरिक ऊर्जा भी E2 हो जाती है, और P प्लस V2, P तो एज इट इज है ना, ये हो गई। तो अब देखो अपन क्या लिखेंगे? एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन अपन कैसे लिखेंगे? डेल H इज इक्वल टू H2 माइनस H1। भाई डेल H क्या होगा? H2 माइनस H1। H2 कितना है? E2 प्लस PV2 माइनस H1 कितना है?
E1 प्लस PV1। तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो ये E2 प्लस PV2 माइनस E1 माइनस PV1, माइनस को अंदर गुणा करा दिया, सिंपल सा। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, E2 माइनस E1, इनको साथ में लिख रहा हूं, E2 माइनस E1 प्लस यहां से मैं P को कॉमन ले रहा हूं, इससे और इससे मैं P को कॉमन ले रहा हूं, देखो P कॉमन, क्या बचेगा V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। अब देखो ये किसमें परिवर्तन है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। इधर तो क्या चल रहा है, आपके डेल एच चल रहा है, ये डेल एच, डेल एच इक्वल टू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को आप कैसे लिखोगे, डेल ई लिखोगे, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को आप क्या लिखोगे, डेल ई लिखोगे, और प्लस ये प्लस पीएचडीज, ये किसमें परिवर्तन है, आयतन में परिवर्तन है, V2 माइनस V1, आयतन में परिवर्तन को आप क्या लिखोगे, डेल बी। तो ये हो गया आपके एंथैल्पी में परिवर्तन। ये एंथैल्पी थी और ये चीज क्या है, आपके एंथैल्पी में परिवर्तन है। एग्जाम के अंदर ये भी पूछा हुआ है, एंथैल्पी परिवर्तन। आपके एक एंथैल्पी पे सवाल आता है, एंथैल्पी सवाल आता है, एक आता है आपके एंट्रोपी। एंट्रोपी से सवाल फिक्स आने का, एंट्रोपी किसे कहते हैं, उसका भौतिक महत्व आता है। इसके अंदर तो यह एंथैल्पी होता है, आपको यह लिखना है, ठीक है। या इसके अंदर क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब अपन करने वाले कुछ एंथैल्पियां, मतलब जैसे संवन एंथैल्पी, दहन एंथैल्पी, जालक एंथैल्पी, विलयन एंथैल्पी, इस तरह की एंथैल्पी अपन पढ़ने वाले हैं। उनमें से आपके एक या दो एंथैल्पियां परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो पहले अपन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं संवन एंथैल्पी। संवन को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेशन एंथैल्पी। फॉर्मेशन यानी निर्माण करना। तो इसकी परिभाषा क्या सुनना, संवन एंथैल्पी की परिभाषा है कि एक मोल पदार्थ के निर्माण में, एक मोल पदार्थ के निर्माण में मुक्त हुई ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, संवन एंथैल्पी कहते हैं। परिभाषा क्या लिखोगे, एक मोल एंथैल्पी की, सॉरी संवन एंथैल्पी की। तो एक मोल पदार्थ के निर्माण में, एक मोल पदार्थ के निर्माण में मुक्त हुई ऊष्मा को या ऊर्जा को संवन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। तो देखो मान लो जैसे आपके पास में कार्बन था और ऑक्सीजन था, कार्बन और ऑक्सीजन था, इसने आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाया, CO2 बनाया। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। देखो कार्बन भी एक मोल है, ऑक्सीजन भी एक मोल है, और ये अभिक्रिया करके कितने मोल बना रहे हैं, एक मोल। एक मोल का मतलब इनका आगे संख्या कितनी, इसका आगे भी एक है, इसका आगे भी एक है, और इसका आगे भी एक है। तो अपनी संवन एंथैल्पी की परिभाषा क्या है, एक मोल पदार्थ के निर्माण में, एक मोल, देखो एक मोल, ये एक मोल पदार्थ का निर्माण हो रहा है ना, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके एक मोल CO2 का निर्माण कर रहा है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, संवन एंथैल्पी कहते हैं। और देखो संवन एंथैल्पी में क्या होता है, जब भी पदार्थ का निर्माण होता है तो आपको पता है ऊर्जा मुक्त होती है, और ऊर्जा मुक्त होती है तो वो निगेटिव होती है, और इसका जो आपके मान होता है वो होता है 393। यहाँ पर जो आपके डेल एच होता है वो कितना होता है, माइनस 393 किलो जूल पर मोल। जब यहाँ पर रिएक्शन होती है तो यहाँ पर क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, और ऊर्जा कितनी होती है, माइनस 393 किलो जूल पर मोल। अब देखो माइनस क्यों आया, तो दो तरह की आपके होती है अभिक्रिया, एक होती है उष्मा शेपी और एक होती है उष्मा शोषी। उष्मा शेपी अभिक्रिया किसमें किसे कहते हैं, जिसमें उष्मा मुक्त होती है। उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है, और इसमें क्या होती है, उष्मा ग्रहण होती है। तो ध्यान रखना, जब भी उष्मा मुक्त होती है तो उसके लिए नेगेटिव साइन यूज करते हैं। कौन सा साइन यूज करते हैं, नेगेटिव। और जब भी उष्मा अवशोषित होती है तो उसके लिए पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रही है, उष्मा मुक्त हो रही है, उष्मा उत्सर्जित हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस चिन्ह आएगा। तो संवन एंथैल्पी किसे कहते हैं, एक बार वापस सुन लेना। एक मोल पदार्थ के निर्माण में, एक मोल पदार्थ के निर्माण में मुक्त हुई उष्मा को या मुक्त हुई ऊर्जा को संवन एंथैल्पी कहते हैं, और इसके लिए कितनी है, 393 किलो जूल पर मोल। संवन के बाद में अपन पढ़ते हैं, दूसरा है दहन एंथैल्पी। देखो दहन एंथैल्पी, दहन एंथैल्पी का मतलब होता है कि एक मोल पदार्थ के दहन पर, सुनना, एक मोल पदार्थ के दहन पर मुक्त हुई उष्मा या उष्मा में हुए परिवर्तन को दहन एंथैल्पी कहते हैं। एक मोल पदार्थ, सुनना, इसमें तो जैसे उष्मा मुक्ति होगी क्योंकि दहन हो रहा है तो उष्मा मुक्त होगी, तो आप क्या लिखोगे, एक मोल पदार्थ के दहन पर, एक मोल पदार्थ के दहन पर मुक्त हुई उष्मा को क्या कहते हैं, दहन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे देखो CH4 प्लस ऑक्सीजन, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, CO2 प्लस H2O बनाते हैं। क्या बनाते हैं, CO2 प्लस H2O। CH4 ऑक्सीजन का मतलब क्या है, इनको जला रहे हैं, वायु को उपस्थिति में जलाते हैं, यह मीथेन है। CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं।
मेथेन को जला रहे वायु की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा CO2 प्लस H2O बनेगा। और इसके अंदर जो आपकी ऊर्जा मुक्त होगी, इसके अंदर जो आपकी ऊर्जा मुक्त होगी वो होगी डेल H इजिकल टू -890 किलो जूल पर मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल। देखो ये मान तो मुझे भी याद नहीं, डेल एच वाले ये मैं भी देख देख कर लिख रहा हूं, आपको याद हो जाए तो अच्छा, नहीं तो ये रिएक्शन तो लिखनी है ये वाले मान। ठीक है, मुझे भी याद नहीं है, मैं भी देख देख कर लिख रहा हूं ये। तो देखो दहन एंथैल्पी किसे कहते हैं, दहन एंथैल्पी किसे कहते हैं कि एक मोल पदार्थ के दहन पर मुक्त हुई ऊष्मा को। अब एक मोल का मतलब क्या है, मेथेन कितने मोल है मेरे पास में, देखो यहाँ पर एक मोल ही है, मेथेन का एक मोल दहन कर रहा हूं तो CO2 प्लस H2O बन रहा है, और कितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है 890 किलो जूल पर मोल ऊर्जा मुक्त हो रही है। ठीक है, अपन ने जो दहन एंथैल्पी पढ़ी ना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या आता है, दहन एंथैल्पी किसे कहते हैं लिखिए, प्लस इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, दहन एंथैल्पी का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो ध्यान रखना दहन एंथैल्पी का निर्धारण बम कैलोरीमीटर से किया जाता है, उसे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब अपन ऊष्माधारिता पढ़ लेंगे तब, है ना। इस वीडियो के अंदर अपन ये पढ़ लेते हैं एंथैल्पी के बारे में, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर अपन ऊष्माधारिता पढ़ेंगे और बम कैलोरीमीटर पढ़ेंगे, और भी इंपोर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आपके जो है वो है वाष्पीकरण एंथैल्पी। वाष्पीकरण एंथैल्पी, देखो नाम से ही पता चल रहा है वाष्पीकरण एंथैल्पी मतलब वाष्प कौन बनती है, द्रव को वाष्प में बदलना, द्रव को वाष्प में बदलना। जब द्रव को वाष्प में बदलना, तो जब द्रव वाष्प में बदलता है तो जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, वाष्पीकरण एंथैल्पी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन, वाष्पीकरण एंथैल्पी कहते हैं। जैसे देखो H2O लिक्विड है, अब आप इसे गर्म, अब इसे वाष्प में बदलने के लिए क्या करोगे, इसे आप गर्म करोगे मतलब इसको ऊर्जा दोगे, तो ये गर्म, ये किसके अंदर बदल जाएगा, H2O किसके अंदर बदल जाएगा, गैस के अंदर बदल जाएगा। H2O किसके अंदर बदल जाएगा, गैस के अंदर बदल जाएगा। लिक्विड से किसमें बदल जाएगा, गैस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर देखो आप क्या करो, उष्मा दे रहे हो, लिक्विड को उष्मा दे रहे हो, तो यहाँ पर डेल एच का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसका जो मान होगा वो होगा आपके 40 किलो जूल पर मोल। प्लस क्यों आया, क्योंकि ये उष्मा शोषी अभिक्रिया, आपने यहाँ पर उष्मा दे रहे हैं, अपन क्या करें, यहाँ पर उष्मा दे रहे हैं, लिक्विड को गर्म करें तब वो किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा। ठीक है, फिर आपके नेक्स्ट है संघनन। संघनन एंथैल्पी, ठीक है, संघनन एंथैल्पी क्या होता है, अब संघनन क्या होता है, गैस का या वाष्प का पूरे लिक्विड में बदलना, है ना। इस क्या होता है भाई, सिंपल सा, अपनी सिंपल परिभाषा, बस ये मान याद नहीं होता अपन को। अब क्या होगी, वाष्प वापिस किस में बदलेगी, द्रव में बदलेगी, उसे ही तो संघनन कहते हैं। तो अच्छा, संघनन को तो बोल रहे, लेकिन आपको एक मोल लगना, यहां पर भी आप क्या लिखोगे कि एक मोल द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने पर हुए ऊर्जा परिवर्तन को वाष्पीकरण एंथैल्पी कहते हैं। यहां पर क्या लिखोगे, संघनन एंथैल्पी में क्या लिखोगे, एक मोल वाष्प के द्रव में परिवर्तित होने पर हुए ऊर्जा परिवर्तन को क्या कहते हैं, संघनन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे ये आपके H2O, ये आपकी क्या गैस है, गैस है, ठीक है, और गैस आप किस में बदलेगा, लिक्विड में बदलेगा। तो अब देखो दिमाग लगाओ, गैस को लिक्विड में बदलना, तो आप क्या इसे ऊर्जा दोगे क्या, भाई इसे तो ठंडा करना पड़ेगा, गैस को अपन ठंडा करेंगे तब लिक्विड में बदलेगा, तो अपन को तो यहाँ पर टेम्परेचर देना नहीं है, उष्मा देनी नहीं है, तो अब ये कौन सी अभिक्रिया है, यहाँ पर तो उष्मा मुक्त होगी, तो ये उष्मा सेपी अभिक्रिया, और यहाँ पर डेल एच होगा आपके माइनस, ये भी होता है लगभग आपके माइनस 40.97 किलो जूल पर मोल। तो संघनन एंथैल्पी कितनी हो गई, डेल एच कितना हो गया, -40.97। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर उष्मा मुक्त होगी। भाई गैस को लिक्विड में बदलना, गैस को गर्म थोड़ी करेंगे, गैस को गर्म करेंगे तो और वाष्प बनकर वातावरण में उड़ जाएगी। ठीक है, तो वाष्पीकरण संघनन होगी। नेक्स्ट आपके हैं गलन एंथैल्पी। गलन एंथैल्पी, देखो गलन एंथैल्पी क्या होती है, गलता कौन है भाई, गलता कौन है, बर्फ गलता है किसमें, लिक्विड में। तो देखो गलन एंथैल्पी के अंदर क्या होगा, लिक्विड के सॉलिड के लिक्विड में बदलने पर जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, गलन एंथैल्पी कहते हैं। एक मोल ठोस पदार्थ के लिक्विड में परिवर्तित होने पर जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उससे क्या कहते हैं, गलन एंथैल्पी कहते हैं। और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है डेल एच इक्वल टू 6 किलो जूल पर मोल, 6 किलो जूल पर मोल।
ठीक है, देखो ये मान मुझे भी याद नहीं, मैं खुद कह रहा हूं, मैं देख देख कर लिख रहा हूं क्योंकि इतने याद नहीं होते अपने। अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो परिभाषा लिखनी है प्लस एक एग्जाम्पल लिख देना, इस तरह से है। और परिभाषा से लिखनी है। फलन एंथैल्पी की परिभाषा क्या लिखोगे? एक मोल ठोस के लिक्विड में या मतलब द्रव में परिवर्तित होने पर हुए ऊर्जा परिवर्तन को क्या कहते हैं? अपन फलन एंथैल्पी कहते हैं। पढ़ते हैं उदर्वपातन एंथैल्पी। उदर्वपातन एंथैल्पी, तो उदर्वपातन क्या होता है? तो आपने पढ़ रखा होगा कि ठोस को सीधे ठोस, देखो अवस्था में परिवर्तन होता है, ठोस परिवर्तित होता है द्रव में, द्रव परिवर्तित होता है गैस में। लेकिन उदर्वपातन के अंदर क्या होता है? ठोस डायरेक्ट परिवर्तन होता है किसमें? गैस में। तो एक मोल ठोस को, इसके अंदर क्या होगा? एक मोल ठोस वो डायरेक्ट परिवर्तित होगा किसके अंदर? वाष्प के अंदर। उसे अपन क्या कहेंगे? उदर्वपातन एंथैल्पी कहेंगे। परिभाषा क्या होगी? एक मोल ठोस पदार्थ के, एक मोल ठोस पदार्थ के वाष्प में परिवर्तित होने पर हुए ऊष्मा परिवर्तन को या ऊर्जा परिवर्तन को उदर्वपातन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे देखो, जैसे ये आपकी क्या है? आयोडीन। आयोडीन क्या होती है? ठोस फॉर्म में होती है। आयोडीन ठोस फॉर्म में होती है, तो आयोडीन को जैसे इसको आप क्या करो? ठोस को क्या दो? ऊर्जा दो, तो ये किस में बदल जाएगी? डायरेक्ट वाष्प में यानी गैस में बदल जाएगी। इसके लिए एंथैल्पी होती है वो होती है एंथैल्पी आपके 82 किलो जूल, 82 किलो जूल पर मोल। उदर्वपातन एंथैल्पी कितनी होती है? 82 किलो जूल पर मोल होती है। किसके लिए? ये आयोडीन के लिए। ठीक है, उसके बाद में आपके होती है उदर्वपातन के बाद में संक्रमण एंथैल्पी। संक्रमण एंथैल्पी, देखो एक बार मैं वापिस कह रहा हूं कि आप यहां से समझ लो और एक बार नोट्स देख लेना। इससे क्या होगा? आपको कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर जो मान है वो भी जैसे एग्जैक्ट मान ये नहीं है, थोड़े से अलग है, बट आप ये राउंड फिगर ये मान ध्यान रखा करो। जैसे यहाँ पर 81 पॉइंट समथिंग है तो मैंने इसको 82 लिख दिया है। तो नोट्स देखोगे तो आपको फायदा होगा, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट मान क्या है ना। संक्रमण एंथैल्पी, संक्रमण एंथैल्पी की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा? एक मोल ठोस पदार्थ उसी की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होगा। जैसे समझना, जैसे आपके पास में ये कार्बन कार्बन है, कार्बन किस रूप में? कार्बन हीरे के रूप में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। तो कार्बन ये किसके चेंज हो रहा? ये चेंज हो जाए कार्बन के अंदर, लेकिन अब ये किसके अंदर चेंज हो जाए? ग्रेफाइट के अंदर। तो पदार्थ एक ही, यहां पर ही कार्बन था, यहां पर ही कार्बन था, बस उसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था, और अवस्था भी कौन सी? क्रिस्टलीय अवस्था। एक हीरा मतलब जो कार्बन है उसकी एक क्रिस्टलीय अवस्था क्या है? हीरा है, एक क्या? ग्रेफाइट है। तो एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में परिवर्तित होने पर जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संक्रमण एंथैल्पी कहते हैं। और इसका मान होता है आपके डेल एच इक्वल टू माइनस, ये सिंपली माइनस 1.89 किलो जूल पर मोल। इसका मान कितना होता है? डेल एच इक्वल टू माइनस 1.89 किलो जूल पर मोल। ठीक है, परिभाषा क्या होगी कि एक मोल क्रिस्टल, एक मोल आयनिक क्रिस्टल के उसी की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने पर हुए ऊर्जा परिवर्तन को संक्रमण एंथैल्पी कहते हैं। फिर अपन करते हैं उदर्वपातन संक्रमण। उसके बाद में आपके नेक्स्ट है विलियन एंथैल्पी। विलियन एंथैल्पी कौन सी एंथैल्पी? विलियन एंथैल्पी। तो देखो विलियन एंथैल्पी क्या होता है? विलियन एंथैल्पी होता है, विलियन किससे बनता है? विलियन क्या होता है? विलय तथा विलय का मिश्रण, विलय प्लस विलय का मिश्रण। विलय प्लस विलय का मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। तो विलियन एंथैल्पी की परिभाषा क्या है? विलियन एंथैल्पी की परिभाषा है कि विलय को विलायक में घोलने पर, विलय को विलायक में घोलने पर हुए ऊर्जा परिवर्तन को विलियन एंथैल्पी कहता है। विलय को विलायक में घोलने पर हुए ऊर्जा परिवर्तन को विलियन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे देखो NaCl प्लस H2O, विलय कम मात्रा में होता है, विलय ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये जल जो है यहाँ पर, ये जल ये क्या है? ज्यादा मात्रा में, ये क्या? विलायक है, जल विलायक है। और NaCl ये आपकी क्या है? विलय है। जब नमक को जल में घोला जाता है तो आपके बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम। और यहां पर जो ऊर्जा परिवर्तन होता है वो होता है आपके 5.03 केल्विन किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो विलियन एंथैल्पी क्या होगी? विलय को विलायक में घोलने पर हुए ऊर्जा परिवर्तन को क्या कहते हैं? विलियन एंथैल्पी कहता है। ये हो गया आपके। नेक्स्ट ये इंपोर्टेंट है, अगर अभी तक जो मैंने कराई ना एंथैल्पी से रिलेटेड परिभाषाओं, तो इसको तो आप याद कर ही लेना। उदासीनीकरण एंथैल्पी, उदासीनीकरण एंथैल्पी। देखो उदासीनीकरण एंथैल्पी क्या होती है? उदासीनीकरण एंथैल्पी होती है कि एक तुल्यांक
एक तुल्यांक अम्ल प्लस एक तुल्यांक क्षार को जब आपस में मिलते हैं तो मिलने से जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे अपन कहते हैं उदासीनीकरण एंथैल्पी। परिभाषा क्या लिखोगे, जब एक तुल्यांक अम्ल तथा एक तुल्यांक क्षार आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे उदासीनीकरण एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी का एक और नाम ध्यान रखना, उष्मा है ना, लिखा था मैंने पूर्ण उष्मा। तो एक तुल्यांक अम्ल तथा एक तुल्यांक क्षार के मिलने पर जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे उदासीनीकरण एंथैल्पी कहते हैं। तुल्यांक का मतलब है तुल्यांक भी एक मात्रा है, जैसे अपन मोल मोल कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन तुल्यांक लिखेंगे इसके अंदर। जैसे देखो अम्ल क्या होता है, जैसे अम्ल असील अम्ल, उधर क्या सार, सार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके क्या सार, ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ध्यान रखना बनेगा NaCl प्लस H2O बनेगा। क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O बनेगा। तो ये जो हुआ अम्ल और सार आपस में अभिक्रिया कर लवण और जल बनाएगा ना, तो यहाँ पर जो ऊर्जा परिवर्तन होता है डेल H वो होता है आपके -57.1 किलो जूल पर मोल। मतलब यहाँ पर क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है -57.1 किलो जूल पर मोल। यह आपकी कौन सी है, उदासीनीकरण एंथैल्पी है, उदासीनीकरण एंथैल्पी। उसके बाद में आपके नेक्स्ट है जालक एंथैल्पी। जालक एंथैल्पी, तो जालक एंथैल्पी क्या होती है आपके, सुनना, जालक एंथैल्पी होता है एक मोल आयनिक क्रिस्टल को, परिभाषा सुनना, एक मोल आयनिक क्रिस्टल को उसके आयनों में तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है, जालक एंथैल्पी कहलाती है। परिभाषा क्या है, एक मोल आयनिक क्रिस्टल को उसके आयनों में तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। जैसे NaCl, आयनिक क्रिस्टल बोला ना, आयनिक क्रिस्टल का मतलब जिसके अंदर आयन होते हैं, जैसे NaCl, इसका कितना मोल, एक मोल, ये एक मोल, इसको अपने आयनों में तोड़ना है। आयनों मतलब किससे बना, Na प्लस से प्लस Cl माइनस से बना। इसमें तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे जालक एंथैल्पी कहते हैं। और इसका जो मान होता है जालक एंथैल्पी का, वो होता है आपके डेल H इक्वल टू 788 किलो जूल पर मोल। क्या होता है, किलो जूल पर मोल। ये याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो रहने देना, ये एग्जांपल लिख देना और परिभाषा लिखना। एक मोल आयनिक क्रिस्टल को, ये आपके एक मोल आयनिक क्रिस्टल है NaCl, इसको अपने आयनों में तोड़ने पर, जिससे ये बना Na प्लस से बना, Cl माइनस से बना, तोड़ने पर जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, जालक एंथैल्पी कहते हैं। तो जैसे जालक एंथैल्पी है, जालक एंथैल्पी को बोन हेबर चक्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इंपॉर्टेंट है बोन हेबर चक्र भी, है ना। जल योजन एंथैल्पी, जल योजन एंथैल्पी, देखो बहुत सारी एंथैल्पी होगी लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए, कौन से भी पूछ सकता है 1.5 नंबर में, और पर कठिन नहीं है, मेन चीज है कठिन नहीं, बहुत सिंपल सी परिभाषा है। और इक्वेशन ध्यान रख लेना, अगर उसके मान याद नहीं हो रहे तो कोई टेंशन नहीं, इक्वेशन तो याद कर लेना। जल योजन एंथैल्पी का मतलब होता है कि एक मोल शुष्क पदार्थ को जल में घोलने पर मुक्त हुई ऊर्जा को या परिवर्तित हुई ऊर्जा को क्या कहते हैं, जल योजन एंथैल्पी कहते हैं। परिभाषा क्या है, एक मोल, सुनना, एक मोल शुष्क पदार्थ को जल में घोलने पर हुए ऊर्जा परिवर्तन को क्या कहेंगे, जल योजन एंथैल्पी कहेंगे। जैसे देखो मेरे पास में क्या ZnSO4 है, ये जिंक सल्फेट है, ये एकदम शुष्क होता है, इसके अंदर जल के कुछ अणु नहीं पाए जाते। अब मैं इसके बीच जल से करवा रहा हूं 5H2O, तो बनता है आपके ZnSO4.5H2O। अब ये 5H2O आ गया ना, इसका मतलब है कि जो जिंक सल्फेट है उसके अंदर क्या जल के अणु कितने, 5, मतलब ये गिल्ला होगा। इसके अंदर जो जालक एंथैल्पी होगी इसकी डेल H, वो होगी आपके -30 किलो जूल पर मोल। मतलब यहां पर क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। भाई किसी चीज को जल के अंदर बोलेंगे तो क्या होगी, उसके अंदर ऊष्मा मुक्त होगी। तो ये आपकी होगी जल योजन एंथैल्पी। और फिर आपके दो सिंपल सी ऐसे परिभाषा है, अभिक्रिया एंथैल्पी, अभिक्रिया एंथैल्पी, इसकी सिंपल सी परिभाषा आती है। तो अभिक्रिया एंथैल्पी की परिभाषा क्या सुनना, और लिखना चाहते हो तो लिख लेना कि किसी दिए गए निश्चित तापदाब पर, सुनना, निश्चित तापदाब पर दी गई रासायनिक समीकरण के अभिकारकों के मोल को उसी तापदाब पर उत्पादों के मोल में परिवर्तित होने पर हुए ऊर्जा परिवर्तन को अभिक्रिया एंथैल्पी कहते हैं। मैं लिखता हूं, सिंपल सा है। एक तो आपके इसके अंदर अभिकारक के मोल, एक आपके उत्पाद के मोल।
अभिक्रिया एंथैल्पी क्या होती है? सुन, पहले परिभाषा क्या है? निश्चित ताप व दाब पर, निश्चित ताप व दाब पर संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसमें कहते हैं? जिसमें इक्वेशन बैलेंस होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के मोल उसी ताप व दाब पर उत्पाद के मोल में परिवर्तित होते हैं, तो उसके अंदर जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे अपन अभिक्रिया एंथैल्पी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिक्रिया एंथैल्पी कहते हैं। अभिकारकों के मोल उत्पाद के मोल में परिवर्तित होने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया एंथैल्पी कहता है। वैसे ये परिभाषा मुझे आपको सबसे पहले लिखानी चाहिए थी, अभिक्रिया एंथैल्पी, क्योंकि अभी तक अपने जितने भी एंथैल्पी लिखी थी ना वो सभी इसी के अंदर आती है। दहन एंथैल्पी, संवहन एंथैल्पी, चालक एंथैल्पी, वियोजन एंथैल्पी, जो भी है सब इसी के अंदर आती है। तो पहले मुझे ये बतानी चाहिए थी अभिक्रिया एंथैल्पी, लेकिन ध्यान रख लेना कि किसी निश्चित ताप दाब पर संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के मोलों के उत्पाद के मोल में परिवर्तित होने पर जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया एंथैल्पी कहते हैं। और इसके अंदर आप वो जितने भी ये रिएक्शन भी आप इसके अंदर लिख सकते हो अभिक्रिया एंथैल्पी के अंदर, ठीक है। और इसे कैसे निकाला जाता है? अभिक्रिया एंथैल्पी कैसे निकाला जाता है? उत्पाद के मोल में से, मतलब उत्पाद एंथैल्पी से आप किसको घटा लो? अभिक्रिया एंथैल्पी को घटा लो तो अभिक्रिया एंथैल्पी आ जाएगी। फिर एक होती है मानक अभिक्रिया एंथैल्पी। देखो, अगर कहीं पर भी केमिस्ट्री के अंदर आपको मानक शब्द मिल जाए, कौन सा शब्द मिल जाए? मानक शब्द। तो इस मानक शब्द का मतलब होता है कि वहां पर जो टेम्परेचर यानी ताप है वो 298 केल्विन है। ताप कितना है? 298 केल्विन। और दाब कितना? ताप तो कितना है? 298, और दाब कितना है? 1 बार। ताप कितना होता है? मानक का मतलब होता है ताप होता है 298 केल्विन ताप, और बार होता है 1 बार। दाब कितना होता है? 1 बार होता है ना। बस, तो अभिक्रिया एंथैल्पी की जो परिभाषा थी वो क्यों परिभाषा लिखनी? बस मानक एक शब्द जोड़ देना, 298 केल्विन ताप और 1 बार दाब। चलो मैं परिभाषा बोलता हूं इसकी, मानक अभिक्रिया एंथैल्पी की। 298 केल्विन ताप तथा 1 बार दाब पर संतुलित रासायनिक समीकरण के अभिकारकों के मोलों के उत्पाद के मोलों में परिवर्तित होने पर जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे मानक अभिक्रिया एंथैल्पी कहते हैं। जो इसकी परिभाषा लिखी उसमें शुरू में आपको क्या लिखना है? 298 केल्विन ताप तथा 1 बार दाब, ये लिखना है, और ये आपके मानक अभिक्रिया एंथैल्पी हो जाएगी। लास्ट है बंद ऊर्जा बोधो। बंद ऊर्जा का मतलब होता है, ये मतलब एंथैल्पी से अलग है, छोटी सी परिभाषा बंद ऊर्जा। तो बंद ऊर्जा का मतलब होता है किसी भी यौगिक में या अणु में उपस्थित बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, अणु के मध्य उपस्थित बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे बंद ऊर्जा कहते हैं। बंद ऊर्जा का मतलब क्या है? बंध को तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा। 1 मोल, ये लिख लो, 1 मोल बंध को तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है? बंद ऊर्जा कहलाती है। जैसे देखो, ये अपने पास में क्लोरीन, क्या है? क्लोरीन, ये 1 मोल है, इसको तोड़ना है, तो इसको तोड़ने के लिए जो आप ऊर्जा दोगे तो क्लोरीन किसके अंदर टूट जाएगा? क्लोरीन प्लस क्लोरीन के अंदर टूट जाएगा। तो इसे तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो होती है इसकी ऊर्जा ΔH इक्वल टू 243 किलो जूल। कितनी होती है? 243 किलो जूल। बंद ऊर्जा को, जैसे क्लोरीन को तोड़ेंगे तो Cl टूट जाएगा, लेकिन ऊर्जा कितनी लगेगी? 243 लगेगी। और कई बार क्या होता है, अपन को औसत ऊर्जा निकालनी पड़ती है। जैसे देखो, जल है, जल को अगर मैं तोड़ूंगा तो ये टूटेगा H प्लस OH माइनस के अंदर टूटेगा, पहले टूटेगा, और इसके अंदर ऊर्जा मुक्त होती है 497। कितनी? 497। और फिर ये देखो वापस यहाँ पर OH, ये भी टूटेगा, ये OH टूटता है H और O के अंदर, और इसके अंदर जो आपको ऊर्जा मुक्त होती है वो होती है 448, इस तरह से किलो जूल। तो फिर क्या होता है? 2 ऊर्जा मुक्त हुई तो अपन इनका क्या लेते हैं? औसत लेते हैं। क्या लेते हैं? औसत कैसे निकालेंगे? 497 प्लस 448 बट्टा 2 करके जो आंसर आप जो लिख देना, इनको जोड़कर 2 का भाग देना है, आंसर आ जाएंगे। वो इसकी क्या होगी? बंद ऊर्जा होगी। तो देखो, इस जो वीडियो के अंदर आपको क्या पढ़ना है, इस वीडियो के अंदर आपको एक तो उष्मागतिकी का शून्य नियम, प्रथम नियम, चक्रीय प्रक्रम, दोष प्रक्रम, और फिर ये जो मैंने लिखा एंथैल्पी से रिलेटेड, ये आपको पढ़ना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होगी, क्योंकि इसके अंदर मैं बता देता हूँ आपको, मैं करूंगा एक बम कैलोरीमीटर कराऊंगा, उष्माधारिता वाला कराऊंगा, मेयर संबंध कराऊंगा,
जूल थॉमसन प्रभाव है और जूल थॉमसन गुणांक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में आने वाले हैं। और उसके बाद में फिर अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर कार्नोट चक्र पढ़ेंगे वो भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो ये वापस देख लेना और मैं वापस कह रहा हूँ नोट्स देखो जिससे आपको फायदा होगा। थैंक यू।